नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण का मतदान है, जिसमें कि मुख्य राज्य जहां पर वोटिंग होनी है वो है असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उसके अलावा अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। ये तमाम राज्य हैं जहां पर कल वोटिंग होगी। 543 लोकसभा सीटों में से कल 102 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन अभी तक का जो कैंपेन है, उस कैंपेन के मुताबिक सवाल ये उठता है कि बीजेपी कहाँ है? क्या मोदी की लहर नजर आ रही है? मोदी का जादू, जिसकी बात बार बार 2014 में हुई थी, 2019 में हुई, वो मोदी का जादू क्या 2024 के चुनाव में नजर आ रहा है? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ अभी स्क्रीन पर आप दो लोगों को देख सकते हैं। कुछ और मेहमान जुड़ेंगे तो मैं उनको फिर उनसे भी बातचीत का शुरू करूंगी। अरुण शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राशिद जहीर साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूरे यूपी का जायजा हमें देंगे। राशिद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा मैं अरुण जी से शुरू करूंगी कि अरुण जी, जो पहले फेज का चुनाव है उसमें 102 सीटें हैं। इस पहले चरण के चुनाव में क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए वाकई में जो राह है वो बहुत मुश्किल है? क्योंकि बार बार एक चीज पर डिस्कशन हो रहा है कि चुनाव तो हो रहा है लेकिन मोदी का जादू नहीं है। कहाँ है मोदी का जादू? जी, जहां तक मोदी जी के जादू की बात है, वो तो 22 जनवरी को खत्म होना शुरू हो गया था जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन किया उन्होंने। क्योंकि जो कैश करना चाहते थे मंदिर मुद्दे पर, वो कैश हो चुका। आपने देखा कि कल परसों भी जो उन्होंने भाषण दिए हैं उसमें बार बार वो रामलला मंदिर का मसला उठाते हैं, 11 दिन के अनुष्ठान का उठाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति करता कब है? जब उसको अपने कामों पर विश्वास ना हो, जब उसको ये अंदाजा लग जाए कि उसको कहने के लिए कुछ नहीं है, बेरोजगारी पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, अभी जो शेयर मार्केट अप जा रही है, या जो सोने का रेट है, या जो डॉलर का रेट है, वो भी चिंता का विषय है। जब एक व्यक्ति 10 साल सत्ता में रहने के बाद कोई ऐसी बात ना बताए अपने संकल्प पत्र में कि उन्होंने किया क्या था, महंगाई के विषय में कुछ नहीं बोला, रोजगार के विषय में कुछ नहीं बोला उन्होंने। आप स्किल्ड लेबर की बात करते हैं, परंतु कौशल में कितने लोगों को ट्रेंड किया उसका कोई डाटा नहीं देते आप सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करके जनता को भरमाना चाह रहे हैं। जनता 10 साल के चुनावों का आपका परिणाम देख चुकी, और आपकी कलई जो अभी आया बॉन्ड का सारा खुलासा, उसमें और हो चुका। आप उसको ढकने के लिए तरह तरह के आडंबर रच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बार बार चीजों को रिपीट कर रहे हैं, पुराने एजेंडे पर फिर से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान आप पहले से करते रहे। तो साउथ के लोग, क्योंकि साउथ में चुनाव ज्यादा है, बाकी एक एक दो दो जगह है, राजस्थान में 12 जगह है, परंतु अगर टोटलिटी में देखा जाए तो ये चुनाव वैसे भी, अगर पिछला भी रिकॉर्ड देखा जाए, बीजेपी के पास 40 सीट थी, डीएमके के पास 24 थी, कांग्रेस के पास 15 थी, 23 अन्य के पास। कांग्रेस मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें दो परिवर्तन हुए हैं, एक न्याय यात्रा और दूसरा भारत जोड़ो यात्रा। उसने काफी साउथ के माहौल को बदला है, और साउथ के लोग कंपैरेटिवली पढ़े लिखे होने की वजह से मोदी जी के भ्रम जाल में फंसते नहीं। मोदी जी ने चुनाव की घोषणा से पहले 1-1.5 महीना पहले से साउथ में काफी चक्कर लगाए, और पेरियार पर भी उन्होंने काफी बयान दिए हैं, सनातन पर भी बोले हैं, परंतु जनता उनके भ्रम में आ नहीं रही, जिसकी उनको पहले ही सूचना मिल चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि पहले दौर के चुनाव में मोदी जी को अच्छा खासा झटका लगने वाला है, और झटका लगने के कारण बहुत सारे हैं। उसमें अभी जो उनका पीएम केयर फंड का है वो भी खुलासा नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला है फिर से,
और 3 लोग जो आपने अंदर कर दिए और जिनको बाहर कर दिया, वो बहुत मुखर होकर आपके विषय में बात कर रहे हैं और असलियत बता रहे हैं, आपके ट्रेल को खोल रहे हैं संजय सिंह। और अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को अंदर करना, ये मोदी जी की मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल सिद्ध होने वाला है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब आप लोकतंत्र में विपक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, और उसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका, तो आपको कहीं ना कहीं आक्षेपित होना पड़ता है, जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो कल का चुनाव कितने परसेंटेज होता है, कहां तक जाता है, कहां कहां जोर है, कहां बीजेपी ने कितना काम किया है, उस पर निर्भर करेगा। सवेरे अगर उत्साहित होकर लोग वोट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि एंटी कंबेंसी अपना काम करेगी, और उसके बाद दोपहर तक क्या कितनी परसेंटेज की वोटिंग होती है उसके हिसाब से निर्णय होगा। परंतु अगर टोटलिटी में देखा जाए तो मुझे लगता है मोदी जी इस बार जो है औंधे मुंह जी। राशिद के पास आती हूँ कि राशिद, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, जो 8 सीटें वहां पर उत्तर प्रदेश की हैं, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश को देखकर? आप तो उन इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। क्या तस्वीर है? क्या इस बार बीजेपी को वाकई में जीत हासिल होने वाली है? और मोदी का जादू इन इलाकों में क्या नजर आ रहा है आपको? क्योंकि हमारा जो शीर्षक है वो यही है कि मोदी का जादू कहाँ है? 2024 के चुनाव में क्या मोदी जी का जादू है? क्या मोदी जी की आपको लहर कहीं से नजर आ रही है? नीलू, ये चुनाव से पहले पहले सारे असर बताए जाते हैं। राम मंदिर का भी होगा, मोदी जी का भी होगा, न्याय यात्रा का भी होगा। सभी अपने अपने राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत बात बता दूं, 70 से 80% मेरे तजुर्बे के मुताबिक जब वोटर वोट डालने जाता है तो वो ईवीएम की मशीन के पास जाके लोकल की जाति देखता है, मुद्दा लोकल का देखता है, आपस का समीकरण देखता है, कौन सी जाति का जीतने वाला है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पार्टी का भी दखल उसमें होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, चूंकि 2-3 ही ऑप्शन है और वो जाहिर सी बात है उन्हीं में से चुनेंगे, लेकिन उसमें भी वो अपनी जाति ढूंढ लेते हैं, अपना इलाका ढूंढ लेते हैं, अपना आदमी ढूंढ लेते हैं। तो 70% तो सारे मुद्दे पीछे चले जाते हैं, वरना 22 जनवरी का मुद्दा पूरे देश में आ जाना चाहिए था। वो चंद्रयान की बात सुनते हैं, आपने सुना कि चंद्रयान का जिक्र है कहीं? मोदी जी भले करते रहे कुछ भी, तो ये तो सब चीज जमीन पर आके खत्म हो जाती है, ये तो ओरिजिनल बात है। अब जो है मुजफ्फरनगर की बात आप करें तो वहां मोदी जी का ज्ञान, मोदी जी का कुछ भी हो और चलेगा नहीं, वहां तो संजीव बालियान ठाकुर और जो है वहां हरिंदर मलिक चल रहे हैं। आप अगर सहारनपुर में चले जाएं तो इमरान मसूद की फैमिली जो है वहां पर एक क्रिएटर के रूप में काम कर रही है। अब आप मिसाल के तौर पर अगर कैराने चले जाएं तो इकरा हसन वहां पर अलग मामला बनाए बैठी है। मुरादाबाद में अलग कहानी है। अगर आप सीटों की तरफ से बात करते हैं तो 8 में से 3 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, सब जानते हैं। रामपुर उपचुनाव में जीत लिया गया था, उसमें चुनाव आयोग का क्या मामला था, अधिकारियों का क्या मामला था, पूरे देश ने देखा। आप सीट वाइज अगर मुझसे बात करेंगे तो संजीव बालियान की मुजफ्फरनगर सीट ऐसा बताया जा रहा है कि हाथ से निकल गई। उसकी क्या वजह है, जमीन पर सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है, दारा सिंह प्रजापति, 1,20,000 तो वहां सैनी है। अब जो सैनी वोट था, प्रजापति वोट था, ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट होता है। जैसे पंडित होता, बनिया होता, तोमर होता, ठाकुर होता है, ऐसे ही ओबीसी में और पिछड़े वर्ग में भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने इसमें कमाल हासिल कर रखा है। उन्होंने गुलदस्ता बना दिया, 50% वोट यही तो आता है, वरना 15% स्वर्ण से थोड़ी जीत पाएंगे ये। 40 साल से इनको 20-22% मिलता है, लेकिन ये ओबीसी अति पिछड़ा यहाँ से निकाल लेते हैं, राजभर को भी खड़ा कर देते हैं प्रधानमंत्री जी के बराबर में। 9.5 बरस तक तो एनडीए पता नहीं चलता, लेकिन अचानक राजभर हाथ मिला रहे होते हैं, कभी ऑटो चला रहे थे, कभी मोदी जी के बराबर में खड़े हैं एनडीए के रूप में। तो ये अमित शाह के काम है। तो वहां पर जो है दारा सिंह प्रजापति खड़े हो गए, जो 50-60 हजार वोट भी अगर काट गए तो वो भारतीय जनता पार्टी का वोट कट जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी का वोट जो हम सोचते थे कि शायद वो बी टीम का काम कर रही है, लेकिन मायावती ने तो कुछ और ही तदबीरें सोच ली हैं। एक शेर और सुना देता हूँ आपको कि उसने चाहा था जला दूं मैं तेरी तस्वीरें, उसने लिखा था मिटा दूं मैं तेरी तहरीरें, सोच ली मगर उसने कुछ और ही तदबीर है। तो मायावती अलग रह करके काम ऐसा कर गई हैं कि मुजफ्फरनगर में तो उन्होंने प्रजापति खड़ा कर दिया है, और वहां पर चले जाइए आप बिजनौर में तो वहां पर उन्होंने जाट खड़ा कर दिया है। अब ये जाट वोट तो पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी पे जाता है, चाहे किसान आंदोलन हो चाहे कुछ भी हो। तो वहां विजेंद्र चौहान खड़े हैं, कभी किसी जमाने में टीवी चैनल चलाते थे। तो बहुजन समाज पार्टी का वोट भी वो काट रहे हैं बिजनौर में, और जाटों का वोट भी वो काट रहे हैं। वहां पर वो विधायक के बेटे को खड़ा कर दिया, अखिलेश यादव ने, काफी अच्छी पोजीशन है, सैनी है वो।
तो सैनी वोट किसका कटेगा? भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे हालात में जो माना जा रहा था कि जयंत चौधरी को अपने करीब लाके भारतीय जनता पार्टी ने जमीन को आसान बना लिया है, मायावती से जाने अनजाने में और अखिलेश यादव से जानबूझकर ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए उन्होंने कि 20% के जो मुस्लिम है उनको तो रख दिया साइड में। उन्होंने कहा आप सैनी पकड़ो, प्रजापति पकड़ो, ठाकुर पकड़ो, जाट पकड़ो। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वोट में 50 से 60% का जो है एक लग रहा इकरासन पे आ जाइए। कैराना के अंदर मैम ये मसला है कि मनव्वर हसन एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो सारे सदनों का तो वो मेंबर रहे। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उसको सम्मानित किया है, उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ है। इकरा हसन जो है खुद इंग्लैंड से पढ़ी हुई है। और दूसरी बात, पूरी दुनिया जानती है कि वो गुजर जाति से संबंधित है। 1,10,000 वहां पर गुजर हैं जिनको मुरिल गुजर कहा जाता है। हुकम सिंह जिस जमाने में यहाँ थे, ये दो भाई थे, अलग अलग हो गए थे किसी जमाने में, तो एक मुस्लिम हो गए थे, एक हिंदू हो गए थे। ये उसी खानदान के हैं। इकरा हसन अभी थाना भवन गई थी, वहां रो पड़ी अपने पापा को याद करके। तो वहां के लोगों ने कहा कि हम मनव्वर हैं, सारे मनव्वर हैं। तो वहां के सारे गुजर वोट जो है इकरा हसन को दे रहे हैं। 5.5-6 लाख मुसलमान वहां मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर श्रीपाल राणा को खड़ा कर दिया, जो ठाकुर हैं। ठाकुर भी वहां पे अच्छे खासे 7% के करीब है। तो वो ठाकुर, अगर जैसे पंचायतें हो रही हैं मुजफ्फरनगर सीट में, तो एक ही सीट काफी है सरदाना वो हराने के लिए संजीव बालियान को। वहां जो है वो सोम जो थे पुराने विधायक, उन्होंने बिगुल फूंक रखा है। इसी तरह से मुरादाबाद में आप आ जाइए। मुरादाबाद के अंदर एक अजीबोगरीब बात मैं आपको बताता हूँ जो आप तक अभी तक आपके कानों में नहीं पड़ी होगी। मुरादाबाद और संभल, हालांकि संभल का हम जिक्र नहीं कर रहे, इन दोनों सीटों की बात मैं आपको बताऊं नीलू जी, हैरत की बात बता रहा हूँ जमीनी, कि यहाँ पर 50,000 से 1 लाख मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। देखिए उल्टी बात बता रहा हूं मैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के जो ठाकुर सर्वेश सिंह हैं, हालांकि वो फिलहाल बीमारी में है, थोड़ा सा इतना ज्यादा चुनाव में एक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ के मुसलमान उनको पर्सनैलिटी के एतबार से देते हैं। रामेश्वर लाल है संभल में, वो किसी भी मुसलमान की मौत पर आंसू से रोता है, तो वहां मुसलमान वोट दे देते हैं। तो लेकिन बहरहाल बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की जो ये एक अजीबोगरीब रणनीति निकल कर आई है, जो अमित शाह भी नहीं समझ पा रहे थे, वहां पर उन्होंने इस तरह के कैंडिडेट्स को, कुछ मुसलमान भी खड़े हैं, जैसे सहारनपुर में एक माजिद अली खड़े हैं। अब माजिद अली जो बिरादरी है उनकी गाड़े कहलाते हैं, गाड़े सहारनपुर में। एक बात मैं और बता दूं, गूगल अगर आप करेंगी तो वहां सहारनपुर में आपको 6 लाख मुसलमान बताएंगे, लेकिन इमरान मसूद के हाथ में जो लिस्ट है 7,56,000 मुसलमान है सहारनपुर में। और ये अकेले जो एक ऐसा खानदान है इमरान मसूद का, मैं कई बार कह चुका, 5,000 काजी बिरादरी होती है मुस्लिम में, सिर्फ 5,000 लोग हैं, लेकिन ये पूरे सहारनपुर में 20-30-40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, क्योंकि इनका सारे सब समाज में बहुत जबरदस्त हाथ है। इमरान मसूद बहुत शानदार इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी ने जानदार रैली कर दी है, तो माजिद अली वहां थोड़ी वोट काट रहे हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा। लेकिन वहां सहारनपुर, शामली और ये करनाल, ये जो हरियाणा की पूरी बेल्ट है नीलू जी, मैं आपको बता दूं, ये ऐसी जमीनी राजनीति है कि किसी की बैठक में बैठ जाओ आप, वहां पर आप जो है ना केरल के इलेक्शन की बात कर लेना, जवाब मिल जाएगा आपको। तो यहाँ के लोग जो है राजनीतिक बड़े जबरदस्त अवेयर हैं, इसलिए वो शायद मुसलमान वोट इमरान मसूद को देने जा रहा है। और इमरान मसूद ने तो उस जमाने में यहाँ पर विधायकी की सीट निकलवा दी, गंगो एक सीट पड़ती है इनकी विधानसभा में, हालांकि वो आती तो कैराने में है, लेकिन सहारनपुर जिले में है, वहीं पे इनका घर भी है, 40 बीघे का बाग है, इनके चाचा वहां लीची के बाग में बैठे रहा करते थे, बड़े शानदार व्यक्ति थे काजी रशीद मसूद। तो वहां पर वो सीट उस जमाने में कांग्रेस को निकलवा दी थी। तो ये अब मेरठ की, हालांकि इसमें मसला नहीं है मेरठ का, लेकिन मेरठ में उन्होंने दलित कैंडिडेट उतार दिया है अखिलेश यादव ने। 3 लाख दलित, 6 लाख मुस्लिम, 9.5 लाख ही हो रहे हैं, और बाकी ठाकुरों की नाराजगी तो 3-4 सीटों पे है। तो ये इस वक्त जो कंडीशन है ना, भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी होने के बाद, मुद्दे तो खैर पीछे हैं, वो मोदी कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर। यहाँ जातिवाद का मुद्दा है, थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ जाता है, थोड़ा सा पार्टी का मुद्दा आ जाता है, और अपने अपने लोगों का मुद्दा आ जाता है, क्योंकि सब कैंडिडेट अपने पर्सन जानते हैं। तो इसलिए नीलू जी यहाँ जो है ना, हालात इतने साजगार नहीं है जितने बताए जा रहे थे। सारे मुजफ्फरनगर सीट लगभग हारी भी समझ लीजिए, कैराना सीट कांटे की टक्कर है, ये समझ लीजिए। एज वहां इकरा हसन को है, क्योंकि प्रदीप चौधरी जो है वहां पर जाट हैं, और जाटों के अंदर भी जबरदस्त नाराजगी है कि ये प्रदीप चौधरी वहां झांकते नहीं है। सहारनपुर में इमरान मसूद एज ले रहे हैं, बिजनौर के अंदर कांटे की टक्कर है, वहां जो मदन सिंह चौहान गुजर जाति के हैं, यहाँ गुजर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी, अगर विजेंद्र चौधरी नहीं ले पाए वोट बहुजन समाज के जाटों की, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। कैराना वहां चले जाइए आप, क्या कहते हैं, जहां पर चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, वहां 46% मुस्लिम है, वो सारा का सारा मुस्लिम जो है वहां पर एक तरफा हुआ पड़ा है चंद्रशेखर को। नगीना की बात कर,
जी जी, नगीना की बात, वहां अखिलेश यादव एक सीट उसको दे देते तो ये सीट ही निकल जाती। उससे आगे आप चले जाइए मुरादाबाद, मुरादाबाद की स्थिति मैंने बता दी। वहां पे मैम 9 लाख मुसलमान है, वहां तो 8 लाख बताते हैं, लेकिन 9.5 लाख मुस्लिम है 19 लाख में से। अकेला वोट जिसको भी चला जाएगा, रुचि वीरा वैसे भी अपने आगे अब लगा रही वैश्य, पहले तो नहीं लगा दी थी वैश्य, उन्होंने कहा 10-20 हजार बनियों की वोट भी मिल जाएगी तो मुसलमान तो एक तरफा पड़ जाएगा। तो वहां पे उनको जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो बेहतरीन कैंडिडेट है, ठाकुर सर्वेश, लेकिन उनको गले में कुछ दिक्कत हो गई है, बीमार हैं, तो इसलिए कर नहीं पा रहे। रामपुर में वो, अगर यहाँ पर एक बात मैं और बता के अपनी बात खत्म करता हूँ, यहाँ एक अधिकारी है, नाम मैं बताऊंगा नहीं, वहां वो पिछले 5 साल से काबिज है, आईएएस है। ये 3 सीटों की जिम्मेदारी उसी को दी जाती है। रामपुर का चुनाव पूरी दुनिया ने देखा है, वो अधिकारी लगभग 9 चुनाव करा चुका है और वो वहां से ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। रामपुर में आजम खान के लड़के ने कहा कि कौन सा कानून है, कौन सा चुनाव आयोग है जो एक ही अधिकारी को 9 चुनाव कराने की इजाजत दे देता है। 7 चुनाव तो जब तक हो गए थे। तो वो अधिकारी, इसके बारे में आरोप लगते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते, उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो रामपुर जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, संभल में, मुरादाबाद में और रामपुर में। लेकिन रामपुर में जो आए इमाम साहब, वो एक तरफा वहां जीत रहे हैं। आजम खान का उनको थोड़ा सा हाथ है वहां पर, और वहां पे 50-55% मुस्लिम भी है। अगर वहां पर सही तरीके से चुनाव आयोग ने करा दिया तो ये तीनों सीटें भी निकल जाएंगे। संभल पहले भी हारे हुए थे, हालांकि संभल इस 8 में नहीं है। तो मैम ये तमाम सीटों का समीकरण जो मैंने आपके सामने रखा। जी ठीक है। आपने जो सारा समीकरण समझाया वो यूपी के वो इलाके हैं जहां पर कल पोलिंग होनी है। अनिल जी, मैं अब आपके पास आती हूँ। अनिल जी, आपका स्वागत है बहुत-बहुत। लेकिन ये जो आज का हमने टाइटल रखा है वो यही है कि 2024 में मोदी की लहर कहाँ है? मोदी का जादू कहाँ है जो 2014 और 2019 में दिख रहा था? आज वो जादू क्यों नहीं नज़र आ रहा है? आज मोदी जी के छवि में, मोदी जी के अस्तित्व में इतनी थकान क्यों है? नहीं देखिए, वो 2024 और 14 में फर्क ये है कि 2014 में तो एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस के खिलाफ, और इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी, मतलब कि जो एंटी करप्शन मूवमेंट था अन्ना हजारे के नेतृत्व में, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और आरएसएस स्पॉन्सर्ड था ये, उस समय भी लोगों को लग रहा था, लेकिन आरएसएस इतना बड़ा डेंजर है ये उस समय लोगों को लग नहीं रहा था, क्योंकि अंदाजा नहीं था उसके मैग्नीट्यूड का, उसका जो अंदाजा कितना बड़ा है ये और किस तरह से ये खिलवाड़ करेंगे ये अंदाजा नहीं था। तो इसीलिए लोगों ने जो फेंस सीटर, जो अलग से भी लोग थे, प्रशांत भूषण जैसे लोग कांग्रेस को डिसलॉज करने में उस समय लगे हुए थे, आज उनको पता चल रहा है। तो 2014 की स्थिति तो 2014 में तुलना करनी ही नहीं चाहिए। 2014 में आए थे, फ्रेश थे, मीडिया ने मिल करके, वो 2-4 साल से लगा हुआ था, लोगों को पता नहीं था, सब मिल करके ये माहौल बनाया था कि गुजरात में जो है दूध की नदियां बह रही हैं, सभा के वहाँ जो है राष्ट्रीय संगठन मंत्री राम राज्य आ गया। भुवनेश्वर सिंह, आवाज आ नमस्कार रही सर, है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर ले सब लोग। हाँ, तो अब वहाँ पर जो है उनका इस तरह का गुजरात मॉडल का बना था कि सबको जैसे रोजगार है वहाँ, तो अस्पताल में लोग मतलब कि पूरा एक माहौल बनाया था कि विकसित भारत का कैसा मॉडल हो, गुजरात मॉडल इसके नाम पर, और एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर जीत गए। उसमें कम्युनल एलिमेंट का, मतलब कम्युनल जो एजेंडा है उसका उतना बड़ा रोल नहीं है जितना बड़ा रोल लोग देखते हैं। उसके नेक्स्ट इलेक्शन आया 2019, उसमें कॉमनल एजेंडा भी था और नेशनलिज्म, स्यूडो नेशनलिज्म, वो हमने बालाकोट का स्ट्राइक कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पुलवामा में वो घुस गए तो हमने बालाकोट किया और यही देश की रक्षा कर सकती है। वो उसका भी भांडा फूट गया कि मणिपुर में कुछ नहीं कर पाए, हथियार लूट करके ले गया है। जो कोलैप्स है स्टेट का, अब ये मीडिया ने अभी इसकी चर्चा ही करना बंद कर दिया है। स्टेट तो कोलैप्स हो गया, मणिपुर में हथियार लूट करके ले गया, और वो भी बॉर्डर स्टेट है, वहां पर बड़ी संख्या में ये वो सिक्योरिटी फोर्सेस है, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये हालत वहां हुई, और उसका कुकी अमेथई के बीच में ऐसा है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान से भी ज्यादा हो गया, मतलब कि उस एक इलाके में जा नहीं सकता। तो ऐसी स्थितियां बनी, चीन घुस गया, वो आपके राज्य शहरों का नाम बदल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और आप कुछ उसका गोल मटोल बोलते हैं। और उसमें जयशंकर ने अभी हाल में कहा कि घुस गए, ये जो है
कोई नहीं घुसा है, मतलब हमारे यहाँ कोई नहीं घुस सकता है। अब ये बताइए कि इसका मतलब कि वो जो चीन जो कह रहा है उसको एंडोर्स किया, हम तो कुछ आरोप ही लगाने की स्थिति में नहीं है। तो ये ऐसे, और उसके बाद महंगाई, सिलेंडर, रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले, और बेरोजगारी, वो सारा कुछ देख लिया, तो जो उनमें आकर्षण था वो खत्म हो गया। दूसरा एक और फैक्टर जिस पर कि हमको समझना चाहिए कि 2019 में राहुल गांधी पप्पू थे, राहुल गांधी बनाम पप्पू, और ये और कोई नहीं कह रहा था, उनके ही जो लोग थे कांग्रेस के, उन्होंने ही G23 बाद में बनाया, और उसके बाद उस पहले से कह रहे थे कि ऐसे नेतृत्व को करना चाहिए, वैसा नेतृत्व होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। करते करते उन्होंने मतलब एक नैरेटिव बन रही थी कि पप्पू है कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में। दूसरा है क्या कि उनके एमएलए को खरीद के ले जा रहा है, ईडी से पकड़ के ले जा रहा है, सरकार गिरा दी। लेकिन नैरेटिव क्या बन रही थी, कांग्रेस संभाल नहीं पा रही। मतलब आप देख लीजिए, देखने का नजरिया क्या है कि आपके घर में डकैती हो गई तो आप कह रहा है क्या कि आपके दरवाजा ठीक से नहीं लगाया था आपने, ये नहीं कह रहा है कि आपका घर लूट करके ले गया। मतलब देखिए, समझने का है कि लूट के ले गया ये नहीं है, मतलब डकैतों की क्या गलती है, आपका दरवाजा खुला हुआ था तो लूट के ले गए। मतलब डकैत को किस तरह से ग्लैमराइज किया जा सकता है, ये उसका उदाहरण है कि बकायदा उन्होंने जीते हुए एमएलए, जीती हुई सीटें उनको ले गए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कर नहीं पाए, मध्य प्रदेश में, गोवा में, कर्नाटक में, सब जगह सरकारें गिराई, लेकिन उसको उसकी नैरेटिव नहीं बन पाई, तो मीडिया उनके साथ था। ये स्थिति इस बार नहीं है। इस बार देखिए, ये अगर सब फैक्टर को देखेंगे, इस बार सरकार नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी 2014 वाली नहीं है। इस बार पुलवामा, उरी को, अभी तो बालाकोट और पुलवामा नहीं है। दूसरा है क्या कि महंगाई, बेरोजगारी का जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि राहुल गांधी इस बार पॉलिटिशियन के रूप में, एक विचारक के रूप में, कि मतलब एक सधे हुए समझदार व्यक्ति राजनीति में है, नौजवान है कंपैरेटिवली, तो ऐसे उनकी छवि अभी आई है, और लोग उनकी सभा में, उनकी यात्रा में लाखों की संख्या में जा रहे हैं। तो ये फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कि मीडिया, आप अकेले मीडिया नहीं रह गया, अल्टरनेटिव मीडिया है। जो अगर 10,000 देख रहा है उनको, यहाँ भी 20,000 लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनका चैनल है, उनके पास जरूर ज़्यादा रिसोर्सेस है, क्योंकि ये टेलीविजन पर डायरेक्ट वो आते हैं। तो ये फर्क आ गया है चीज़ों में। अब इस फर्क को ग्राउंड पे भी दिखाई दे रहा है कि ग्राउंड पे। दूसरा है क्या कि 2019 में कोई इंडिया गठबंधन नहीं था, कांग्रेस थी। कांग्रेस के बारे में कहता था, कांग्रेस अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि देश को नेतृत्व दे पाए। उसने साबित किया कि वो नेतृत्व ही नहीं दे सकती है, नेता भी दे सकती है, और जो नेता अलग अलग रीजनल क्षेत्र में खड़े हुए हैं उन नेताओं को समेट भी सकती है। अभी इंडिया गठबंधन जो है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में है, उसमें लीडर्स कितने हैं आप देख लीजिए। बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक रीजनल लीडर्स, बड़े बड़े नेता हैं जिनकी अपनी हैसियत ऐसी है कि लाखों लोग उनको सुनने आते हैं। तेजस्वी हैं, ममता बनर्जी हैं, स्टैलिन है, अखिलेश हैं, ये लोग अपने दम पर मीटिंग करते हैं। बीजेपी में अगर मतलब बीमार हो जाए या किसी वजह से अगर नहीं जा पाए मोदी जी, तो 10,000 की भीड़ एक के से ज़्यादा सिर्फ जो योगी ही इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के पास दम नहीं है। सबके यहाँ 5,000 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं जमा कर सकते हैं। मोदी के यहाँ भी भीड़ भी नहीं आ रही है, उस तरह से न रिस्पॉन्स कर रही है। तो अब जो सिनेरियो है, इस बैकड्रॉप में सारा कुछ है। और उसके बाद रीजनल फैक्टर्स जो यूपी में बताया अभी रशीद साहब ने, वो फैक्टर तो है ही। और इसके अलावा महाराष्ट्र आ जाइए, महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी बीजेपी है।
मतलब वो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के लोगों को कुछ वोट भी दे दे अजीत पवार को, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला है। और यही स्थिति बिहार में आने वाली है कि नीतीश के कैंडिडेट ज्यादा कंफर्टेबल हैं, बीजेपी के नहीं है, क्योंकि बीजेपी को लोग नीतीश के लोग भी हराना चाहते हैं और आरजेडी के लोग भी हराना चाहते हैं और जनरल लोग भी हराना चाहते हैं। और चिराग तो बेचारा इस बार चिराग और इनका तो बिस्तर समेटने का टाइम आ गया है। तो इनके साथ जो रहने वाला है वो डूबेगा, ये उनको भी पता है और डुबा देंगे लोगों को। सबसे है क्या कि इनके इलाज के बारे में अभी आप देख लीजिए, एनडीए 2014 का एनडीए देखिए, 2019 तक का एनडीए देखिए, और अभी 2024 में देखिए कहाँ है एनडीए। जब जाते हैं मंच पर तो अपने अलावा कौन है, एक दो लोगों को, जैसे राजभर है, चिराग है, जिनका कि कोई रीजनल भी पावर उतना ज्यादा नहीं है, एक मतलब कोई कम्युनिटी में, एक कास्ट में जिनका थोड़ा बहुत है, ऐसे नेता इनके पास रह गए। एनडीए नाम की कोई चीज नहीं है। और उन्होंने कह दिया कि एनडीए क्या, बीजेपी भी नहीं है, मोदी है सिर्फ। ये तो मैनिफेस्टो उनका बता रहा है कि जो है मोदी है। तो आपको क्या लग रहा है कि एक आदमी इस इतने बड़े डाइवर्स कंट्री में अपने नाम पर ले जाएगा, और वो भी जिस पर के इलेक्टोरल बॉन्ड का ये क्या कहते हैं इतना बड़ा धब्बा लग चुका है, जिसको कि पता चल चुका है कि अडानी के बारे में लोग चिल्लाते रह गए, एक जांच नहीं बैठी, और जो जांच भी बैठी वो उसके पक्ष में उसकी रिपोर्ट दी सेबी ने, अदालत भी उसको कुछ नहीं कर पाई। ये क्या लोगों का आंख से छुपा हुआ है? सबको पता है कि अडानी से इनके क्या संबंध है। तो ऐसी स्थिति में मुझको नहीं लग रहा है कि फर्स्ट फेज में तो और भी है कि फर्स्ट फेज का तो 50% ऐसे भी उनका कुछ नहीं है। 39 सीटें तमिलनाडु की और जो कुछ सीटें और भी हैं जहां पर उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसीलिए 50% गोल है, 50% में कितना ला पाएंगे वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट फेज से आपको स्टार्ट है डिक्लाइन ऑफ बीजेपी। ये कोई मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं चाहता निश्चित तौर पर, मैं ये छिपाना नहीं चाहता कि बीजेपी को हारना चाहिए, लेकिन हारते हुए देख भी रहा हूं। जी गिरीश जी, जो बातें अभी तक निकल कर आई हैं, जमीन पर वाकई में चीजें अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। ऐसी क्या चीज हो गई है जो अब 2024 में बीजेपी के लिए बेकाबू सी लग रही है? बहुत सारी चीजें हैं, डैमेज कंट्रोल बीजेपी लास्ट मोमेंट में बहुत सारी चीजों का कर लेती है। आपको क्या लगता है कि इस बार भी वो डैमेज कंट्रोल बीजेपी कर पाएगी, या ऑलरेडी जो नैरेटिव है ये बीजेपी के हाथों से निकल चुका है और अब बीजेपी के लिए संभालना बहुत मुश्किल है? नीलू जी, अभी के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो वो कन्वेंशनल वॉर हुआ करती थी, जब शंख बजता था शुरू होता था, शंख बजने पे बंद हो जाता था। अब ये गोरिल्ला वॉरफेयर है। आपको मैं एक अलग एंगल दे दूं कि आज ही गुजरात हाई कोर्ट ने 2021 में जब चंद्रचूड़ साहब ने बोला था कि जो नॉन परफॉर्मिंग जजेस हैं उनको 50 की एज में कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया जाए। अब ये कौन से जज हैं जो सारे रिवॉर्डेड थे, जो जिन्होंने राहुल गांधी को जेल भेजा था, तो ऐसे ही इन्होंने जो सेटअप किया था उनके सामने अटैक हो गया है। हाईकोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, नॉन परफॉर्मिंग है तो उसमें कोई उनका प्रोटेक्शन का लॉ नहीं आता है, दे विल हैव टू गेट रिटायर्ड, आइदर दे विल हैव टू प्रूव देमसेल्व्स एफिशिएंट। तो इलेक्शन में टाइम के एग्जैक्टली इस टाइमिंग में ये डिस्टर्बेंस हुआ है। तो अब वो जजेस जो है वो अलर्ट हो गए, उनको डिलीवर करना पड़ेगा गुड्स विच इज वेरी फेयर इन लॉ। तो वहां पर भी एक युद्ध जो शुरू था वहां पे एक अंत हो गया। तो आप समझ लीजिए कि डैमेज कंट्रोल जो वहां से करना चाहते थे उनका एक मेन सोर्स कट गया। आप लंदन में देखिए, आज बहुत बड़ा इनका अडानी का विरोध हो गया, वो कन्वेंशनल एनर्जी पे जो 16 उन्होंने बोला है कि इन्होंने अपनी बिजनेस के चक्कर में उन्होंने वाइल्ड लाइफ का सत्यानाश कर दिया, और उसके लिए पूरा जो म्यूजियम खरीदना चाहते थे उसमें बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ है। पीपल हैव नाउ अराइजन टू दो के, उनको समझ में आ रहा है कि भाई ये कैपिटलिस्ट कंट्री बनाने के चक्कर में इन्होंने क्या क्या नुकसान कर दिया। तो ये धीरे से नीचे भी आएगा। अब आता है कि इनकी वर्किंग सिस्टम पे, तो मैं आपको बोल दूं, मैं प्रैक्टिकली एक एडवोकेट को जानता हूं जिसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अप्लाई किया था। उसको बुला के इनके लीडरों ने बोल दिया कि तुमने आप वालों को जामीन पे छोड़ाया था, इसलिए तुम भूल जाओ, तुमको नहीं मिलेगा। दिस इज द लेवल दे हैव ट्राइड टू कंट्रोल द लॉ। अगर वहां से ही बड़ा हिट हो जाएगा और नीचे अगर जजेस सारे न्यूट्रल हो जाएंगे तो बहुत सारी दिक्कत होगी, क्योंकि कंप्लेंट्स तो होंगी। इलेक्शन में ये लोग भी मैनिपुलेशन के बगैर रहेंगे नहीं, लेकिन जो होप था कि जुडिशरी को मैनेज कर लेंगे, वो अगर नहीं होता है तो लॉट ऑफ डैमेज इज डन। बाकी तो आप देखिए कि जो डिससेटिस्फैक्शन था, आप अभी की सीटों में देख लीजिए, कंगना क्या कर लेगी जिसके सामने खड़ी है,
अरुण गोयल क्या कर लेंगे। आपके 6 टाइम के जो एमपीज थे उनको आपने डिससेटिस्फाई किया सिर्फ ये इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कि नोबडी इज अबाउट द पार्टी। जो डिसाइड कर लिया उन्होंने वही फाइनल होगा। तो डिससेटिस्फैक्शन तो है और वो हमको ग्राउंड पे दिख रहा है। आपको राजस्थान में दिख रहा है, गुजरात में दिख रहा है। गुजरात में तो आज बाकायदा अमित शाह जी फॉर्म भरने आए और वो ऑपोजिशन वालों ने उनके जो पोस्टर्स लगे हुए थे जो बाकायदा हटा देने थे, नहीं हटाए थे, उन्होंने चढ़ चढ़ के फायर दिए है और उसका वीडियो भी वायरल है। तो नाउ वो फियर फैक्टर जो हट गया है तो पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो बाहर आ रही है। अब एवरीबडी स्पीकिंग आउट कि भाई क्या रहा है। एमपीज जो जिसको आपने रिपीट किया है उन्होंने पार्लियामेंट में आज तक कोई भी उनके एरिया का क्वेश्चन नहीं पूछा है। सबसे पहले हर एमपी को ये पूछा जा रहा है कि आपने 10 साल में हमारे एरिया के लिए कौन सा सवाल पूछा, और दे आर आंसरलेस। तो अभी जो ये पब्लिक सेंटीमेंट है वाकई में हुआ कि काम हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपका कोई से ही नहीं था। गवर्नमेंट में 2 ही आदमी थे जो पूरा डिसीजन लेते। आप गडकरी जी की हालत देख लीजिए। उनका इंटेंशन जो वाजपेयी जी ने फॉरवर्ड किया था कि भाई नेशनल हाईवेज बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर फास्ट होगा तो सारा एरिया ग्रो करेगा, उसी टारगेट को पकड़ के चल रहे थे। तो उनको भी डिस्टर्ब कर लिया, क्योंकि इनको कोई भी उनके इक्विवेलेंट नजदीक में भी कोई आदमी आना नहीं चाहिए जो इनको चैलेंज कर सके फ्यूचर में। क्योंकि इन्होंने सोच लिया था, इन्होंने तो 1000 साल का प्रोग्राम दे दिया है। अभी ऐसी कोई जड़ी बूटी भी रामदेव शायद ढूंढ के लाएंगे कि मोदी जी 1000 साल जिए पाए और वो रूल कर सके। अब खैर वो बेचारे ये भी फंसे हुए हैं बाबा जी, तो क्या करेंगे। तो सिचुएशन टोटली रिवर्स हो गया, आप समझ लीजिए। जो नैरेटिव था कि एक ही आदमी हर सीट पे मोदी जी जाके लेक्चर दे देंगे और सारे वोट कन्वर्ट हो जाएंगे, वो चला गया। तो मोदी मैजिक जो चला गया है, तो सीट लेने में भी काफी लोग हेजिटेंट है। जो सोचते थे कि पैसा खर्चा करेंगे, टिकट ले लेंगे, जीत जाएंगे, वो एश्योरेंस चला गया है। तो नाउ दे आर रिफ्यूजिंग द टिकट्स। ये भी हुआ है, पहली बार ये हो रहा है कि भाजपा की टिकट दी गई है और पीपल आर रिफ्यूजिंग। तो सीन से चेंज, काफी सब जगह से अटैक्स भी हो रहे हैं, लीगल सिस्टम भी रिवैम्प हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट भी रिवैम्प हो रहा है। ये इनकम टैक्स वाले ये भी अभी अपना सिक्योरिटी देखेंगे कि ज्यादा कुछ एक्टिव नहीं होना है, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। ममता बनर्जी जैसे लोगों ने ऑलरेडी केसेस फाइल कर दिए उनके ऊपर। तो नाउ थिंग्स आर चेंजिंग और इसका रिजल्ट आएगा। अभी वो एश्योरेंस तो नहीं है कि दे कैन विन द सीट्स सो इजीली। जी, अब अरुण जी के पास आती हूँ कि अरुण जी, अगर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, बहुत संक्षेप में सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस देंगे, 1-1 मिनट, 1.25 मिनट में बात खत्म करिएगा, कि इस बार ऑपोजिशन के लिए क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि ऑपोजिशन पूरी तरह से फुल मेजॉरिटी में आएगा उसकी भी लोग उम्मीद नहीं जता रहे। अगर बीजेपी को ठीक नंबर्स नहीं आते हैं, ठीक से वोट नहीं पड़ता है, तो ऑपोजिशन भी 100% श्योर नहीं है कि इस बार क्या होने वाला है। तो ये फिर चुनाव पूरा किस ओर जा रहा है 2024 का? जी अरुण जी। देखिए, जहां तक विपक्ष मजबूत नहीं है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। पहली बार 2014 और 19 के बाद विपक्ष संगठित हुआ है, बड़े मैकेनिकल वे में हुआ है, बड़े प्रॉपर वे में हुआ है, और कोई भी एक भी बयान किसी बड़े नेता का आपको देखने सुनने में नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात कि जनता विपक्ष को आज आगे बढ़कर सपोर्ट कर रही, जो कि बीजेपी को किया करती थी। तीसरी बात, आप कैंडिडेट की बात छोड़ दें, किसी कैंडिडेट को मान लीजिए किसी इलाके में नहीं घुसने दिया जा रहा, वो बात अलग है, परंतु बीजेपी के अपने मंच पर कमीजें फाड़ी जा रही हैं, लठ चल रहे हैं, कुर्सी चल रही है, ऐसे मेरे पास 25-30 वीडियो पड़े हुए। तो ये जो सारा कुछ अगर टोटलिटी में देखे या विहंगम दृश्य देखा जाए, तो आज मुद्दे जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं। आज उनकी पिच पर कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि मोदी जी दूसरों की पिच पर जवाब दे रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने 2 लड़कों के विषय में दिया कि 2 लड़के पहले भी आए थे, पहले क्या कर लिया। अरे भाई, पहले सिचुएशन दूसरी थी, आज सिचुएशन दूसरी है। आज आप एक्सपोज हो चुके हो, आपका कोई ऐसा बचाव का रास्ता नहीं है आपके पास, तो आप सिर्फ अपने आप को, जो आप एक्सपोज हुए हो, ढकने की कोशिश कर रहे हो, जो कि ढका नहीं जा रहा। आप सिर पे चादर लेते हो तो पैर नंगे हो जाते हैं, और पैरों पे चादर लेते हो तो आपका सिर नंगा हो जाता है। तो आज सिचुएशन दूसरी है। आज विपक्ष मजबूत है, आज विपक्ष डिफेंसिव नहीं है, अटैकिंग है।
और वो अटैकिंग मूड में आपसे बात कर रहा है, आपकी हर बात का वो जवाब दे रहा है, हर बात को आपको वो लेट डाउन कर रहा है और आपको उनके पिच पर आकर जवाब देना पड़ रहा है कि साहब मैंने तो जो किया था वो तो इसलिए किया था बॉन्ड को, और आप जवाब दे रहे हैं कि मैंने इसलिए किया था। पहले आप जवाब नहीं देते थे, पहले आप सिर्फ आरोप किया करते थे, आरोप लगाना भूल गए और अब आप डिफेंसिव पे आ गए। मतलब बचाव की मुद्रा में जब भी सत्ता पक्ष आएगा, इसका मतलब वो घबराया हुआ है, अंदर से उसको जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उसके अगेंस्ट हैं, और खुद का उनका एनालिसिस भी उनको पावर में वापस आते हुए नहीं दिखा रहा, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे एबीवीपी का हो, किसी और मंच से हो। तो और लोग जो कर रहे हैं सर्वे, अंदर से वो भी जानते हैं, दबी जुबान से वो भी कह रहे हैं, परंतु उनको एडवर्टाइजमेंट रुक जाने का खतरा है, गोदी मीडिया को फीडिंग का रुक जाने का खतरा है। तो अगर सारी चीजें देखी जाए विस्तार से और ठंडे दिमाग से सोचा जाए, आज बीजेपी पहली बार सत्ते में है, चीजों का जवाब नहीं दिया जा रहा, प्रश्न यक्ष वैसे ही खड़े हैं, आप बता नहीं पा रहे कि आपने किया क्या इन 10 वर्षों में। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो मुश्किल है, ये पहले ही चरण में अगर आ गई है तो अगले चरण और मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि इन चरणों का जो आएगा एक अंदाजा सामने, वो दूसरे चरणों पर भी प्रभाव डालेगा, ऐसा मेरा मत है। आज बीजेपी मुश्किल में है और ये कल देखने वाली बात होगी कि ग्राउंड जीरो पे होता क्या है। ठीक है, अब मैं अनिल जी के पास आती हूँ कि अनिल जी, कुल मिलाकर इस बार की तस्वीर क्या लग रही है? और जिस तरीके के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इंडिया टीवी CNN पोल है वो 393 सीटें बीजेपी को दे रहा है। अब क्या गोदी मीडिया की आड़ में बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए सोच रही है, क्योंकि उसको खुद भी पता है कि जमीन पे चीजें इस बार उसके फेवर में नहीं है, और अमित शाह की चाणक्य भी इस बार घड़ी की रह गई। नहीं, आप ये सिर्फ गोदी मीडिया मत जोड़िए उसमें, जो एनडीए अलायंस है उसमें, और जो ये पर मत जाइए, मतलब कि जोड़ने के लिए नाम है एनडीए अलायंस, उनका गलत नाम है, उनका नाम होना चाहिए ईडीए वगैरह जैसे। अब जोड़ना हमको उससे कोई मतलब नहीं है, इस तरह की चीजें मैं नहीं करूँगा। लेकिन उसमें ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, अडानी है, अंबानी है और मीडिया है। ये आप बेसिक लेकिन है अडानी अंबानी का उनका कॉम्बिनेशन, क्योंकि मीडिया अभी कंट्रोल जो है, मीडिया में जो इन्वेस्टमेंट है उसका लार्जर परसेंटेज इन्हीं दोनों के हाथ में है। जो बचा हुआ मीडिया था वो दो अभी आप जान लीजिए कि ये क्या कहते हैं, एक बड़ा पोर्टल पूरा एनडीटीवी और उसके बाद एक एजेंसी, न्यूज एजेंसी, ये अडानी ने खरीद के रखा हुआ है, और बाकी जितने चैनल्स हैं उनमें सब बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है अंबानी का। तो ये अडानी अंबानी अलायंस है, और इस अलायंस के साथ में जो करप्ट ब्यूरोक्रेट हैं, जिनको कि चाहिए क्या कहते हैं अपना एक्सटेंशन चाहिए और पैसा बना लिया, अब तो आएगी दूसरी सरकार तो उनकी जांच करेगी सब नहीं तो इलेक्शन भी लड़ रहा है वो तो राजेश्वर सिंह हो गया एमएलए, ईडी का छापा मारते मारते देखिए कितना बढ़िया काम है। जब तक चल रहा था छापा मार रहा था, उसके बाद रिजाइन करके एमएलए बन गया, और ये अदालतों को कुछ नजर ही नहीं आता है, तो उसको हम लोग अब इसमें क्या बात करें। तो ये अलायंस जो है, ये मीडिया उनका सब्सिडियरी अलायंस है। वो पहले था, आप इतिहास आपने पढ़ा होगा तो डलहौजी के समय में सब्सिडियरी अलायंसेस था, तो उसको जो है ना वो जो राजा नहीं इनके कंट्रोल में था उनसे समझौता करके अंग्रेज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी उनके साथ करती थी, तो वही है ये। तो वो जो है ये मीडिया तो उनका एक रिफ्लेक्शन है, असल में है जो धन बल और जो ये बल है। दूसरा है क्या कि ग्राउंड पर निश्चित तौर पर आरएसएस का कैडर है और अंधभक्तों का एक बड़ी जमात खड़ी की है उन्होंने, और कम्युनलाइज हुआ है, ये पॉजिटिव भी मानना चाहिए, हम लोगों को ऐसे नहीं देखते। इसलिए टक्कर है, टक्कर जो है एक विपन्न विपक्ष, जिसके कि कांग्रेस का फ्रीज हो गया था, ये खाता भी फ्रीज हो गया था, पैसे नहीं है उनके पास, इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा पैसा इनके पास है, उस पर भी अदालत ने उनको ये नहीं कहा कि ये पैसे जमा करो। इलीगल जब मनी इकट्ठा कर रहा था तो वो पैसा
तुरंत उसको ये करना चाहिए, सीज करना चाहिए, वो नहीं किया। और वो डिमांड भी पता नहीं क्यों नहीं उठ रहा है। तो इनके पास पैसे नहीं है, कैडर जो है अभी उसको पैसे नहीं दे सकते, गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल मतलब वो ईंधन देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन आप लाखों की भीड़ जो देख सकते हैं, मतलब वो बस, ये लोग बस में पैसा दे करके, एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग लेकर के प्रधानमंत्री के लिए भीड़ जमा करते हैं। और वहाँ राहुल गांधी में ऐसे ही लोग पैदल, ये धूप का, ये मतलब ऐसा मौसम है गर्मी का, और कितना सीजन आप देख रहे हैं कितना खराब है, इसमें लोग इतनी भीड़ जो है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको तेजस्वी, अखिलेश, ममता बनर्जी, स्टैलिन, मैंने ये कुछ नाम बताया आपको, और इसके अलावा कई नाम है। यहाँ कल्पना सोरेन वगैरह की मीटिंग चल रही है झारखंड में। आम आदमी पार्टी का संजय सिंह अभी सब जगह घूम जुटा रहे हैं। तो ये इतने लोगों की का एक तरफ लोगों का रिस्पॉन्स है, और दूसरे तरफ ये पैसा और एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाइट तो है, क्योंकि जो ये है क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो तंत्र है उनके हाथ में, इसलिए फाइट है। लेकिन जनता इस इलेक्शन को लड़ रही है। बिल्कुल ठीक है। अंत में बहुत संक्षेप में गिरीश जी आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 में यानी कि मोदी का जादू या मोदी की लहर जैसी कोई चीज इस बार नहीं है, क्योंकि जनता उनसे त्रस्त हो चुकी है। अनम्यूट कर लीजिए गिरीश जी। हाँ, उनका जो भाषण देने का लहजा है और उनके पास जो मुद्दे हैं, उसी से लग रहा है कि वो चला गया जो पूरा ऑरा था उनका जो बोलने का। क्योंकि इनको ये कभी भी, एक तो उनकी होप थी कि राम मंदिर से उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो एक मिसफायर हो गया। उसके बाद उन्होंने 370 का आलाप चलाया, वो भी नहीं ज्यादा लगा, क्योंकि लद्दाख में जो हो रहा है वो पब्लिक जान रही है। तो इनके पास अब मुद्दे नहीं रहे, तो ये निकाल के पुराने मुद्दों को ला रहे हैं। और इनका जो मेन वर्जन था, जो लास्ट इलेक्शन के वक्त भी लोगों को नेहरू को गालियां देना, नेहरू ने क्या गलती करी, उनको उनका पिक्चर छोटा करके इनके आरएसएस के जो थे उनको बड़ा करने का जो थे, तो ये अब मिसमैच हो गया है। अब पीपल आर नॉट रेडी टू बाय एनीथिंग मोर। अब उनके पास कोई है नहीं। अभी आप 1000 साल का जो प्रोजेक्शन दे रहे हो, आपने 10 साल में तो कुछ करा ही नहीं, उसका क्या बताइए। तो कल जो प्रेस ने पूछा कि भाई प्रियंका गांधी से, तो उसने कहा कि मैं करना पे बात ही नहीं करना चाहूंगी, मैं दो ही मुद्दों पे बात करती हूँ, बेरोजगारी और देश का भविष्य। तो अब ये होने लगा है कि मीडिया भी तो अपने आप को कट शॉर्ट करके प्रोड्यूस कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर आप देखिए पूरा वीचिएट हो गया। अब वो आपको कोई डेवलपमेंट की अगर आप बात करोगे भी, तो पीपल आर नॉट रेडी टू बाय। आज आप बता रहे हो कि बॉम्बे से दिल्ली की भी बुलेट ट्रेन हम शुरू करेंगे, आपकी अहमदाबाद बॉम्बे तो हो नहीं रही। तो अभी जो भी आप बोल रहे हो आपके खिलाफ जा रहा है, ये इनको समझ के थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, अब देखना होगा, कल मतदान है, कल क्या कुछ होता है, कितना वोटर टर्नआउट होता है, उस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। लेकिन फिलहाल अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि न मोदी का जादू है, न मोदी की लहर है, और जनता इस चुनाव को लड़ने के लिए मन बना चुकी है। ऑपोजिशन को कितने नंबर्स मिलेंगे इस पर अभी कहना कोई भी जल्दबाजी होगी, लेकिन ऑपोजिशन है लड़ाई में, ऑपोजिशन लड़ाई कर रहा है। उसको कितनी सफलता मिलेगी ये अब देखना होगा अगले 7 फेजेस में जो चुनाव होता है। फिलहाल कल पहला चरण चुनाव का है, तो देखना होगा क्या कुछ होता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण जी, अनिल जी, गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।